वेलकम टू स्टडी टाइम। आज बच्चों हम स्टार्ट कर रहे हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, दैट इज़ चैप्टर 5 ऑफ 10th क्लास मैथ्स बुक। एनसीईआरटी का 5th चैप्टर है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, जिसको हम शॉर्ट में एपी कहते हैं, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है, तो थोड़ा सा इसका इंट्रोडक्शन देख लेते हैं, उसके बाद हम एक्सरसाइज 5.1 करेंगे। तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन एक सीक्वेंस है, जैसे आपने सीक्वेंस और सीरीज सुना होगा अगर, तो सीक्वेंस क्या होती है बेसिकली? सीक्वेंस is an arrangement of numbers in a definite order according to some rule is called a sequence। ठीक है, कोई भी अरेंजमेंट किसकी? नंबर्स की। ठीक है, जिसको एक आपने डेफिनेट ऑर्डर में लिखा है, किसी रूल को फॉलो करते हुए नंबर्स लिखे गए हैं, तो वो जो नंबर सीरीज बनती है उसी को हम सीक्वेंस कहते हैं। जैसे एग्जांपल है 1 2 3 4 5 6, तो आपको दिख रहा है सारे ये काउंटिंग नंबर्स हैं, और आप आगे वाले टर्म्स को भी प्रेडिक्ट कर सकते हो, तो ये है आपकी सीक्वेंस। सेकेंड है 2 4 6 8 10 12, तो यहाँ से भी आप फाइंड आउट कर सकते हो, ये सारी इवन नंबर्स की सीक्वेंस है। 2 के बाद 4 देन 6 देन 8। ठीक है, तो सारे इवन नंबर्स हैं। नेक्स्ट है 2 4 8 16 32, तो यहाँ पे कौन सा रूल लग रहा है बच्चों? 2 है आपका, 2 की रेज टू पावर 1, और 2 की पावर 2 करेंगे तो 4, 2 रेज टू पावर 3 8, 2 रेज टू पावर 4 इज 16, 2 रेज टू पावर 5 इज 32। तो यहाँ पर भी एक रूल के अकॉर्डिंग ये नंबर जो हैं वो प्रोग्रेस कर रहे हैं, इंक्रीज कर रहे हैं। नेक्स्ट है आपकी 1 3 5 7 9, तो यहाँ पर भी आप देख सकते हो ये सारे ऑड नंबर्स हैं और सारे एक सीक्वेंस में लगे हैं। 1 के बाद नेक्स्ट ऑड नंबर इज 3 देन 5 देन 7 देन 9, तो यहाँ पर भी नंबर्स का डिफरेंस कितना है? 3 - 1 इज 2, 5 - 3 इज 2, 7 - 5 इज 2। तो ये सारी की सारी सीक्वेंसेस हैं। वाई? बिकॉज ये सारी एक डेफिनेट ऑर्डर में लिखी गई हैं और किसी ना किसी रूल को, मैथमेटिकल रूल को फॉलो कर रही हैं। तो ये सारी हैं आपकी सीक्वेंसेस। अब जो सीक्वेंस है वो फर्दर 2 टाइप की हो सकती है, या तो फाइनाइट सीक्वेंस या इनफाइनाइट। तो जैसे नंबर से ही पता लग रहा है, फाइनाइट सीरीज कौन होगी? जिसमें नंबर ऑफ टर्म्स जो होंगी वो फाइनाइट होंगी, यानी कि कहीं ना कहीं जाके वो एंड करेगा, फिनिश हो जाएगा। तो दैट इज़ योर फाइनाइट सीरीज या फाइनाइट सीक्वेंस। और इनफाइनाइट सीक्वेंस क्या होती है? जैसे ये वाली आपको ऊपर वाली सीक्वेंसेस दिख रही हैं, ये इनफिनिटी तक जाएंगी। ठीक है, जितना भी आप आगे लिख सकते हो, यू कैन कीप राइटिंग, ये कहीं पे एंड नहीं करेंगी। तो दीज आर इनफाइनाइट सीक्वेंसेस। ठीक है बच्चों, तो जो हमने अरिथमेटिक प्रोग्रेशन एपी पढ़ना है वो भी क्या है? एक सीक्वेंस है। ओके, तो अभी जो हमने सीक्वेंसेस देखे, अगर इसको हमने जर्नल फॉर्म में लिखें तो फर्स्ट टर्म को हम A1 लिखते हैं, सेकंड को A2 A3 A4। तो A1 क्या है? फर्स्ट टर्म, A2 सेकंड टर्म, A3 थर्ड टर्म एंड सो ऑन। और ANth हम बोलते हैं जर्नल टर्म को, AN। यहाँ पे N लिखा है, N क्या है? कोई भी नेचुरल नंबर हो सकता है। अगर N की जगह 1 लिखेंगे तो फर्स्ट टर्म बन जाएगी, N की जगह 2 लिखेंगे तो सेकेंड टर्म बन जाएगी, एंड लाइकवाइज। तो AN को क्या कहते हैं? nth टर्म, या इसको हम कहते हैं जर्नल टर्म ऑफ द सीक्वेंस। किसी भी सीक्वेंस की जर्नल टर्म। जर्नल टर्म क्यों? बिकॉज उससे हम सारी ही टर्म्स को फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, आगे देखते हैं। ओके, नाउ कम्स योर अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। A succession of numbers is said to be an arithmetic progression or AP if each term of the sequence can be obtained by adding a fixed number to the preceding term except the first term A। तो ये एग्जैक्ट डेफिनेशन है AP की। क्या कहा इसने? ये सक्सेशन है। सक्सेशन मतलब एक के बाद एक आगे जो सक्सेसर सुना है ना आपने, नेक्स्ट वाले नंबर को आप सक्सेसर कहते हो, तो इस तरह से नेक्स्ट के नंबर्स आते जाएंगे, तो वो सारे मिलके बनते हैं एक सक्सेशन। तो अ सक्सेशन ऑफ नंबर को हम एपी कब कहेंगे? वो अगर हर एक टर्म उस सीक्वेंस की जो है वो ऑब्टेन कर सके हम किसी फिक्स नंबर को प्रोसीडिंग यानी कि पिछले नंबर में ऐड करके, एक्सेप्ट फॉर द फर्स्ट टर्म। जैसे यहाँ पे ये एपी लिखी है, तो देखिए फर्स्ट नंबर कैसे मिला तो वो तो नहीं हम बता सकते हैं, लेकिन फर्स्ट के बाद बाकी वाले जो आपके फॉलोइंग नंबर्स हैं वो कैसे मिले हैं, दैट वी कैन फाइंड आउट। तो फर्स्ट नंबर में अगर हम कुछ फिक्स नंबर ऐड करते हैं और नेक्स्ट में भी वही फिक्स नंबर ऐड करते हैं, नेक्स्ट में फिर से वही फिक्स नंबर ऐड करते हैं, तो इस तरह से जो हमारे को सीक्वेंस मिलती है उसे हम कहते हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। तो उसका जर्नल फॉर्म क्या है? फर्स्ट टर्म को हमेशा A से रिप्रेजेंट करते हैं,
और उसी फर्स्ट टर्म में अगर आप एक फिक्स नंबर ऐड करते हो तो आपको सेकंड नंबर मिलता है, सेकंड टर्म मिलती है। और उसी में फिर से एक फिक्स नंबर ऐड करते हो, वही वाला फिक्स नंबर, जैसे हमने इसको डी लिया तो डी को एक बार फिर से ऐड करेंगे तो 2d बन जाएगा, एक बार फिर से डी ऐड करेंगे 3d बन जाएगा। तो लाइकवाइज ये जो आपको सीक्वेंस मिलेगी इसे ही कहते हैं हम अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। एग्जाम्पल में देखिए 1 है फर्स्ट नंबर, फर्स्ट टर्म, इसमें ऐड किया हमने 2 तो हमें मिला 3, 3 में ऐड किया 2 तो 5, 5 में 2 तो 7, 7 में 2 तो 9। तो यही हमने कहा था एपी क्या होती है, एक ऐसा सक्सेशन या ऐसा सीक्वेंस जिसमें हर टर्म में, हर प्रीसीडिंग टर्म में हम एक फिक्स नंबर ऐड करते हैं तो हमें उसका नेक्स्ट नंबर मिलता है, एक्सेप्ट फॉर द फर्स्ट टर्म, क्योंकि फर्स्ट में तो हमने किसी चीज़ को ऐड नहीं करा तो फर्स्ट के लिए एक्सेप्शन है, बाकी सब नंबर्स के लिए ये चीज़ सेम है। अब ये भी एक एग्जाम्पल है 3, 7, 11, 50, 19। तो 3 + 4 7, 7 + 4 11, 11 + 4 एंड सो ऑन। यहाँ पे देखिए 15, 12, 9, 6, 3। अब देखिए आगे हमने यहाँ तक तो पढ़ लिया था कि एक फिक्स नंबर ऐड करते हैं, तो जो फिक्स नंबर है दैट मे बी पॉजिटिव, दैट मे बी नेगेटिव और दैट मे बी 0 ऑल्सो। और जो कॉमन डिफरेंस होता है एपी का, जो कॉमन डिफरेंस है जिसको हम डी से डिनोट करते हैं, वो आपका पॉजिटिव, नेगेटिव और 0 कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी पॉजिटिव था कॉमन डिफरेंस, 2 ऐड किया, यहाँ पे 4 ऐड किया, वो भी आपका पॉजिटिव है। लेकिन यहाँ पे देखिए 15 के बाद आपको 12 मिला, हमने कहा हमेशा ऐड ही करते हैं, तो 15 में क्या ऐड करके 12 मिला, -3 को ऐड करके, 15 - 3 12, 12 - 3 9 एंड सो ऑन। तो ये भी आपकी एपी है और जिसमें कॉमन डिफरेंस क्या था, नेगेटिव। नेक्स्ट में देखिए 2 2 2, तो 2 में क्या ऐड करके 2 मिला, ऑब्वियसली 0 ऐड किया, तो 0 0 ऐड करके हमें सेम ही नंबर मिल रहा है, तो ये भी क्या है, एक एपी है, इसका कॉमन डिफरेंस 0 है। लाइकवाइज नेक्स्ट है -2.5, देन -3, देन -3.5। तो यहाँ पे क्या ऐड कर रहे हैं, यहाँ पे -0.5 ऐड कर रहे हैं, ठीक है। माइनस में माइनस ऐड करोगे तो आपका नेगेटिव में नंबर मिलेगा नेक्स्ट वाला, ठीक है। तो जो आपका एपी की जनरल फॉर्म है दैट इज A1 A2 A3 4 एंड सो ऑन, फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म एंड सो ऑन। तो ये एपी है। इस सीक्वेंस को हम एपी कब कहेंगे, अगर इन सब के बीच का डिफरेंस सेम होगा, यानी कि जैसे यहाँ तक 4 तक लिखा है मैंने, तो A4 - A3 जितना आएगा उतना ही A3 - A2 आना चाहिए, उतना ही A2 - A1 आना चाहिए। अगर ये सारे डिफरेंसेस सेम हैं तब हम इस सीक्वेंस को एक एपी कहेंगे, ठीक है बच्चों। अब है आपका nth टर्म ऑफ एन एपी। nth मतलब कोई भी बीच की टर्म अगर आपको पूछी जाए तो आपको nth टर्म का फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो nth टर्म का फॉर्मूला है an = a + n - 1d, ठीक है। देखिए कैसे, जैसे हमने कहा था यहाँ पे ये आपका जर्नल फॉर्म है, तो अगर मुझे इसकी कोई भी जर्नल टर्म लिखनी है, जैसे ये फर्स्ट है, सेकेंड है, थर्ड है, तो थर्ड टर्म को कैसे लिखा हमने, a + 3 - 1 एंड -1 मतलब जो टर्म लिखनी है उसमें से -1 कर दो, तो 3 - 1 = 2 देन d। तो ये हो गया आपका nth टर्म का फॉर्मूला। अब है nth टर्म ऑफ एन एपी फ्रॉम द एंड। अब कई बार क्वेश्चन में बोलेगा कि फर्स्ट की तरफ से वो टर्म 18th है, तो ये इस तरह से पूछेगा लास्ट की तरफ से बताइए सीक्वेंस की या इस एपी की 12th टर्म कौन सी है। तो आपको लास्ट की तरफ से निकालना, वैसे 2 तरीके हैं, उस एपी को ही आप उल्टा कर दीजिए तभी निकाल सकते हैं, और इसको शॉर्टकट में करना है तो फॉर्मूला क्या है, nth का जब आपको बोला है कि एंड की तरफ से बताओ, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म या कोई भी टर्म, nth टर्म, तो फॉर्मूला क्या होगा, जब आपको फ्रंट की तरफ से निकालना है तो यहाँ पे a आता है और यहाँ पे प्लस आता है, जब लास्ट की तरफ से निकालना है तो यहाँ पे लास्ट टर्म आएगी और इस प्लस की जगह यहाँ पर माइनस आएगा। रिमेनिंग फॉर्मूला इज सेम। यहाँ पर L क्या है, लास्ट टर्म ऑफ द सीक्वेंस या लास्ट टर्म ऑफ द एपी। तो अभी तक हमने 2 फॉर्मूलाज देखे, दिस इज फॉर nth टर्म एंड दिस इज ऑल्सो फॉर nth टर्म बट फ्रॉम द एंड, लास्ट की तरफ से। ओके बच्चों, तो एक्सरसाइज 5.1 का फर्स्ट क्वेश्चन है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशंस डज द लिस्ट ऑफ नंबर्स इन्वॉल्व्ड मेक एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन एंड व्हाई। ठीक है, जो फॉलोइंग सिचुएशंस दी हैं आपको वर्ड प्रॉब्लम की फॉर्म में, उनमें से डज द लिस्ट नंबर्स इन्वॉल्व, जो भी आपको इसका नंबर फॉर्म में अगर लिखते हो तो क्या ये एक एपी बनती है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बनता है या नहीं, वाई, क्यों, वो भी आपको रीज़न भी साथ में बताना है इसका। ओके,
तो फर्स्ट सिचुएशन दी है आपको, द टैक्सी फेयर आफ्टर ईच किलोमीटर व्हेन द फेयर इज ₹15 फॉर द फर्स्ट किलोमीटर एंड ₹8 फॉर ईच एडिशनल किलोमीटर। क्या कह रहा है बच्चों, टैक्सी फेयर यानी कि टैक्सी का किराया हर एक आफ्टर ईच किलोमीटर, ठीक है, हर एक किलोमीटर के बाद, व्हेन जब फर्स्ट किलोमीटर का फीस या फेयर है ₹15 और जो बाकी वाले एडिशनल जितने भी किलोमीटर जाते हो तो हर एक किलोमीटर के लगते हैं ₹8। ठीक है, तो पहले इसको थोड़ा सा न्यूमेरिकल वे में लिख लेते हैं। क्या लिखेंगे हम बच्चों, फेयर यानी कि किराया फॉर फर्स्ट किलोमीटर, तो पहले किलोमीटर के लिए देने पड़ते हैं आपको बच्चों ₹15। ठीक है, अब 2-3 क्वांटिटीज़ निकाल लेते हैं। फेयर फॉर सेकंड किलोमीटर, ठीक है, नॉट सेकंड, फॉर 1 किलोमीटर एंड फॉर 2 किलोमीटर, है ना। पहले 1 किलोमीटर के लिए लगते हैं आपके ₹15। अगर आप 2 किलोमीटर तक गए तो देखिए पहले 1 किलोमीटर के तो ₹15 लगने ही हैं और दूसरे वाले के कितने लगने हैं, ₹8 एडिशनल, है ना, ₹8 और लग जाएंगे। तो कितना बनेगा ये, ₹23। देन फेयर फॉर 3 किलोमीटर्स, अगर 3 किलोमीटर तक जाते हो बच्चों तो देखो 2 तक तो आपको ₹23 देने ही है और नेक्स्ट किलोमीटर के फिर से ₹8 देने हैं, तो ये आ गया आपका ₹31। देन फेयर फॉर 4 किलोमीटर्स, अगर 4 किलोमीटर्स तक जाते हो तो 3 किलोमीटर्स के तो ₹31 देने पड़ेंगे और ₹8 फोर्थ वाले किलोमीटर्स के, तो ये बन गया आपके ₹39। तो इस तरह से आप जितना भी आप चाहो नंबर्स निकाल सकते हो, बट 3-4 के बाद आप एग्जैक्टली इसके आंसर को फाइंड आउट कर सकते हो, लिख सकते हो। अब यहाँ पे हमें क्या चेक करना है, क्या इन सब के डिफरेंसेस सेम है। देखिए फॉर फर्स्ट 1 किलोमीटर के लिए मैं इसको बोल देती हूँ, यहाँ पे इसको ऐसे लिख लेते हैं A1, ठीक है, और ये है आपका A2 और ये है आपका A3 और ये है आपका A4, ठीक है बच्चों। तो अब हमने क्या सीखा था अभी कि AP कब बनती है, अगर सबके डिफरेंसेस सेम हो। तो यहाँ पे चेक कर लेते हैं, A4 माइनस A3, A4 माइनस A3 मतलब 39 माइनस 31, तो आ गया आपका 8। A3 माइनस A2, A3 है आपका 31 माइनस 23, ये भी 8 आ गया। A2 माइनस A1 दैट इज़ 23 माइनस 15, ये भी 8 आ गया। ठीक है, तो अपने रीज़न, क्योंकि इसने y पूछा है तो आपको रीज़न भी लिखना है। क्या लिखेंगे, द डिफरेंस बिटवीन द सक्सेसिव टर्म्स, ठीक है, आगे आगे वाली हर एक टर्म्स के बीच में सक्सेसिव टर्म्स आर सेम, hence it is an AP। ठीक है बच्चों, दिस इज़ हाउ यू हैव टू राइट। क्या लिखा हमने पहले जैसे इसने कहा था, हमने 3-4 टर्म्स निकाल ली इसकी। 3-4 टर्म्स मतलब पहले किलोमीटर के लिए कितना फेयर होगा, 2 के लिए कितना होगा, 3 के लिए, 4 के लिए। फिर हमने चेक किया क्या सारी जो आपकी कंसेक्यूटिव टर्म्स हैं उनके बीच के डिफरेंसेस क्या सेम है, तो यस सेम है। तो जब डिफरेंस बिटवीन सक्सेसिव टर्म्स आर सेम देन इट इज AP। तो फर्स्ट वाली आपकी AP है। अब देखते हैं सेकंड क्वेश्चन। ओके बच्चों, सेकंड पार्ट में सिचुएशन है, द अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन अ सिलेंडर when a vacuum pump removes 1/4 of the air remaining in the cylinder at a time। तो पहले क्वेश्चन का मतलब समझिए। कहते हैं अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन अ सिलेंडर, कि कितनी सिलेंडर में एयर बचेगी जब एक वैक्यूम पंप जो है वो कितना रिमूव कर देता है एयर को, 1/4 ऑफ द एयर रिमेनिंग। मान लो जैसे फॉर एग्जांपल कि पहले आपने इसमें डाली है 16 लीटर, तो पहले पंप आउट करोगे तो 16 का 1/4 कितना हो गया, 1/4 इंटू 60 इज 4 लीटर, तो 4 लीटर उसमें से उसने पंप आउट कर दिया। तो पहले 16 था, फिर 4 चला गया तो कितना बचा, 12 में से फिर उसका 1/4 पंप आउट कर देगा, फिर जो बचेगा वो नेक्स्ट टर्म,
फिर उसमें से फिर 1/4 पंप आउट कर देगा, फिर जो बचेगा वो नेक्स्ट टर्म। तो इस तरह से हमने इस सीक्वेंस में समझना है, 3-4 हम टर्म्स निकाल लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हमें लेना पड़ेगा कि सिलेंडर में एयर कितनी प्रेजेंट थी। ठीक है, तो उसे लिखते हैं लेट द अमाउंट ऑफ एयर इन द सिलेंडर। ठीक है, तो पहले अज्यूम कर लेते हैं कितना है उसमें, उसी को हम फर्स्ट टर्म मान लेते हैं A1। तो यहाँ पे आप एक्स डी ए वी कुछ भी ले सकते हो। चलो हमने मान लिया उसमें कि एक्स अमाउंट की एयर है। ठीक है, अब लिखेंगे आफ्टर फर्स्ट पंप आउट, आफ्टर फर्स्ट पंप आउट air remained। आफ्टर फर्स्ट पंप एयर लेफ्ट निकालते हैं सीधा। ठीक है, एयर लेफ्ट कितनी बचेगी, तो कितनी बचेगी उसके लिए क्या करेंगे हम, एक्स पहले प्रेजेंट थी, एक्स में से क्या माइनस करना है, 1/4 किसका, उसी का जितनी थी। ठीक है, एक्स अगर उसमें एयर प्रेजेंट थी तो जब आप पंप आउट करोगे तो कितनी निकालोगे, 1/4 ऑफ एक्स, और बचेगी कितनी, जितनी पहले थी उसमें से 1/4 एक्स को माइनस कर लेंगे। कितना आएगा, एलसीएम आ गया 4x माइनस 1x, तो आ गया आपका 3/4x। ठीक है, तो ये आ गया आपका, दिस इज योर सेकेंड टर्म। अब आफ्टर सेकेंड पंप आउट एयर लेफ्ट, उसको हमने दे दिया A3 का नाम। तो अब हमारे पास बची थी कितनी एयर, 3/4x, उसमें से कितनी माइनस करनी है, 1/4, जितनी थी उसी का 1/4। ठीक है बच्चों, बची इतनी थी तो उसी का 1/4 निकालेंगे। कितना हो जाएगा, 3/4x माइनस, यहाँ हो जाएगा 4×4 = 16x। ठीक है, इसको माइनस करेंगे, 16 एलसीएम आ जाएगा। ठीक है, और ऊपर कितना बचेगा आपका, 4×3 = 12, 12 - 3 = 9। ठीक है, तो बचा 9/16x। वैसे ही आफ्टर थर्ड पंप आउट एयर लेफ्ट, उसको हमने A4 का नाम दे दिया। तो A4 कितनी हो जाएगी, देखिए 9/16x बची थी, अब उसी का 9/16x का ही 1/4 रिमूव कर देंगे। तो 9/16x माइनस 9/16, 4 = 64, एलसीएम आ गया 64, और 64 9s are 9 4s are 36, 3 कैरी, 9 6 are 54, 57, और माइनस 9, तो ये बचेगा आपके पास एक सेकेंड, 9 16 4 तो यहाँ पे 36 आएगा ना। ठीक है, 16 और 64 कैल्शियम आ गया 64, 16 4s are 64, तो 9 4s are 36, 36 माइनस 9 इज 27, तो 27/64x, ये आ गया आपका क्या, A4 आ गया। ठीक है, तो ये हमारे पास A1 भी है, A2 A3। अब हमें क्या चेक करना है, डिफरेंसेस। तो डिफरेंसेस चेक कर लेते हैं, A2 माइनस A1 का, फिर चेक करेंगे A3 माइनस A2 का, फिर चेक करेंगे A4 माइनस A3 का। अगर ये सारे डिफरेंसेस सेम आते हैं तो ये AP है, अदरवाइज नहीं। वैसे देखिए पता चल रहा है AP तो नहीं बनेगी। चलिए चेक कर लेते हैं, 3/4x माइनस x, 4 एलसीएम आएगा, 3 - 4 इज -1, तो आ जाएगा -1/4x। नेक्स्ट आपकी थर्ड टर्म है 9/16x, इसमें से माइनस करेंगे 3/4x। ठीक है, तो कितना बचेगा, 60 एलसीएम, 3 3 = 4 4 = 4 3 = 12, तो आ जाएगा आपका -3/16x। नेक्स्ट है आपका 27/64x माइनस 9/16, 64 एलसीएम आएगा, और 9 4 36, 27 - 36 इज -9। ठीक है, तो वैसे आपको यहाँ 2 के बाद ही पता चल गया था, बट चलो हमने 4 टर्म्स निकाले थे तो चारों के डिफरेंसेस दिखा देंगे। तो लास्ट में क्या लिखेंगे आप,
the differences between the successive terms is not same, therefore it is not an AP। ठीक है बच्चों, तो डिफरेंसेस क्योंकि सेम नहीं आए हैं तो ये AP नहीं है। अब देखते हैं नेक्स्ट पार्ट। ओके बच्चों, थर्ड पार्ट है द कॉस्ट ऑफ डिगिंग अ वेल आफ्टर एवरी मीटर ऑफ डिगिंग व्हेन इट कॉस्ट्स ₹150 फॉर द फर्स्ट मीटर एंड राइजेज बाय ₹50 फॉर ईच सब्सिक्वेंट मीटर। पहले मतलब समझते हैं। ठीक है, कॉस्ट ऑफ डिगिंग अ वेल, एक कुआं खोदने के लिए, 1 मीटर डीप खोदने के लिए पहला 1 मीटर जो आप नीचे तक खुदाई करोगे उसके लगते हैं ₹150, और उसके बाद आपको 1 और मीटर अगर नीचे डीप उसको गहरा खोदना है तो ₹50 और देने पड़ेंगे। 1 और मीटर आगे तो और 50, इस तरह से सब्सिक्वेंट होता है बचा हुआ, है ना। फॉर ईच सब्सिक्वेंट, हर एक अगला जो आपका मीटर खोदोगे आप उसके लिए आपको ₹50 एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे। तो अब हम फाइंड क्या करेंगे, टर्म्स बनाएंगे। फर्स्ट टर्म होगी यानी कि 1 मीटर खोदने पे कितने पैसे बने, फिर नेक्स्ट टर्म बनेगी 2 मीटर खोदने पे कितने बने, लाइकवाइज। ठीक है, तो फर्स्ट हम लिखेंगे कॉस्ट फॉर डिगिंग 1 मीटर डीप। ठीक है, 1 मीटर गहरा खोदने के लिए जो देने पड़ेंगे आपको उसको हमने A1 नाम दे दिया। ठीक है, A1, तो A1 कितना होगा आपके पास, A1 है आपके पास ₹150। ठीक है, अब कॉस्ट फॉर डिगिंग 2 मीटर डीप, अगर आपको 2 मीटर गहरा खोदना है तो दैट विल बी सेकेंड टर्म। तो कह रहा है कि ₹50 और देने पड़ेंगे, और मतलब पहले वाले मीटर के 150 और अगले मीटर के लिए 50 और देने पड़ेंगे, तो कितने बन जाएंगे, ₹200। अब नेक्स्ट है कॉस्ट फॉर डिगिंग 3 मीटर डीप, उसको हम थर्ड टर्म का नाम देते हैं। तो 200 आपके पहले 2 मीटर के बन गए, ₹50 और देंगे तो आपके ₹250 बन गए 3 मीटर्स के। ठीक है, चलिए 4 तक निकाल लेते हैं ऐसे भी। 4 मीटर डीप खोदने के लिए दैट इज़ फोर्थ टर्म, तो 2 के लिए लग गया आपके 250, अब उसको 50 और देने पड़ेंगे, तो ये बन गया आपके ₹300। ठीक है, अब हमें चेक करना है क्या ये सीक्वेंस AP है। तो चलिए डिफरेंसेस देखते हैं, A2 माइनस A1, A3 माइनस A2, A4 माइनस A3 एंड सो ऑन। ठीक है, तो सेकेंड टर्म है हमारे पास 200 माइनस 150 इज 50, देन 250 माइनस 200 दैट इज़ 50, और इस तरह से 300 माइनस 250 दैट इज़ ऑल्सो 50। तो क्या लिखेंगे, एज द डिफरेंस बिटवीन successive terms are differences लिखा ना, are same, therefore it is an AP। ठीक है बच्चों, तो ये भी क्या है, एक AP है। अब नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। ओके बच्चों, नेक्स्ट पार्ट है द अमाउंट ऑफ मनी इन द अकाउंट एवरी ईयर व्हेन 10,000 रुपीज इज डिपॉजिटेड एट कंपाउंड इंटरेस्ट एट 8% पर एनम। तो क्या बोल रहा है बच्चों, आपने पढ़ा है कंपाउंड इंटरेस्ट पहले, ऑलरेडी 8th क्लास में आप पढ़ चुके हो इसे। तो हमारे को अमाउंट बताना है। ठीक है, आपने डिपॉजिट कितने रुपीज़ किए हैं, 10,000 रुपीज़ डिपॉजिट किए हैं, तो ये क्या बन गया आपका प्रिंसिपल, और 8% क्या हो गया आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट, और पर एनम हमने हर एक साल के लिए निकालना है, एवरी ईयर, क्योंकि हमने क्या बनानी है, सारे टर्म्स चेक करनी है। तो फर्स्ट ईयर के लिए जो मिलेगा दैट इज़ A1, सेकंड के लिए A2 एंड सो ऑन। तो ऐसे 3-4 साल के हम फाइंड आउट कर लेते हैं। ठीक है, तो क्या क्या लिखना है हमने यहाँ पर, देखिए प्रिंसिपल दिया आपको कितना है 10,000,
रेट ऑफ इंटरेस्ट है 8%। ठीक है, तो अब हम अमाउंट चेक करते हैं। अमाउंट आफ्टर 1 ईयर, 1 साल बाद कितना अमाउंट मिलेगा, उसको हमने A1 का नाम दे दिया। तो फॉर्मूला क्या होता है, P इंटू 1 प्लस R ओवर 100 इंटू टी टाइम। तो प्रिंसिपल कितना है 10,000, 1 प्लस रेट है 8 ओवर 100 और 1 टाइम लग गया, तो 108 इंटू दिस। तो कर लेते हैं इसको, 4 2 सा और 4 25 सा, तो 100 10,000 इंटू 25 1 सा और 2 प्लस, तो 27 अपॉन 25। तो 25 4 सा 400 सा, 2 जीरोज आ गए, 4 7 सा, 4 2 सा 8 9 10, तो आ गया बच्चों ₹10,800। ये आ गया आपका A1 फर्स्ट ईयर के बाद अमाउंट। अब अमाउंट आफ्टर 2 ईयर्स, ठीक है, दैट इज़ योर A2। तो A2 के लिए क्या करेंगे, अब देखिए अमाउंट आपका फर्स्ट ईयर के बाद जो बना है वो अब सेकंड ईयर के लिए आपका प्रिंसिपल होगा 1 प्लस रेट वही है 8 ओवर 100, एक ही साल की बात कर रहे हैं, तो 1088 इंटू, यहाँ भी वैसे काट लेंगे 2 और यहाँ पे 25, तो होगा 27 अपॉन 25, 25 4 सा 100, 4 8 सा 32, 4 1 सा 4। ठीक है, कैलकुलेशन आप अपने आप भी करके देख सकते हो। अब इसको मल्टीप्लाई करके एक साइड पे मल्टीप्लाई कर लेती हूँ, देन आई राइट द आंसर। ओके, मैंने इसको मल्टीप्लाई कर लिया, तो ये मल्टीप्लाई करके आ रहा है आपका ₹12597। ठीक है, वैसे अमाउंट आफ्टर 3 ईयर्स, 3 ईयर्स के लिए A3 निकालेंगे। A3 के लिए आपका प्रिंसिपल बन जाएगा 2 साल बाद वाला, और यहाँ पे फिर से आपका वही सब कुछ आएगा, तो 27 अपॉन 25 बन जाएगा। तो इसको मैंने कैलकुलेट कर लिया, सॉल्व करके आपका आता है ₹15869। ठीक है, 12 10 12, ठीक है। ओके, चलिए हम चेक करते हैं। ओके, देयर इज़ वन थिंग, आपने अमाउंट ऑफ मनी आफ्टर, तो फर्स्ट टाइम जो आपने डिपॉजिट किया दैट इज़ बेसिकली और A1 है ना, तो यहाँ पे A1 लिख देते हो। A1 हो गया आपका जो आपने डिपॉजिट किया था मनी, दैट इज़ योर फर्स्ट टर्म। ये सेकंड टर्म 1 साल के बाद तो जो मिला वो सेकंड टर्म, 2 साल के बाद मिला थर्ड टर्म, और 3 के बाद जो मिला फोर्थ। हम 4 तक ही फाइंड कर रहे हैं। आप करने के लिए कितनी भी फाइंड कर सकते हो, और ठीक है, पर इतनी कैलकुलेशन क्यों बढ़ाएंगे, तो 3-4 टर्म्स तक सफिशिएंट है। अब फिर से डिफरेंसेस देखने हैं, A2 माइनस A1, A3 माइनस A2, A4 माइनस A3। तो A2 है आपका 10800, माइनस करेंगे 10,000, तो हमारे पास आ जाएगा कितना, 800 रुपीज़। सेकेंड टर्म है आपकी ₹12,597, उसमें से माइनस करेंगे ये वाले टर्म 10,800, तो माइनस करके आ गया आपका 97 और 71। ठीक है, नेक्स्ट है आपका 15,869, उसमें से माइनस करना है आपने 12,597, तो ये बचेगा आपका 272 और 3। तो देख सकते हैं सारे डिफरेंसेस डिफरेंट हैं, तो दिस इज नॉट एन AP। तो क्या लिखेंगे, एज द डिफरेंसेस आर नॉट सेम देयरफॉर इट इज नॉट एन AP। ठीक है बच्चों, तो इसी पार्ट के साथ था आपका क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। ओके बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2 है, राइट फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ द AP when the first term A and the common difference D are given as follows। आपको फर्स्ट टर्म भी दी है, कॉमन डिफरेंस भी दिया है, और आपको 4 टर्म्स निकालनी है, दैट इज A1, A2, A3 एंड A4। तो चलिए सॉल्यूशन में कैसे लिखना है, देखिए गिवन है आपको, तो आपकी यहाँ पे फर्स्ट टर्म आप लिख सकते हो ऐसे, फर्स्ट टर्म। तो फर्स्ट टर्म A1 कितनी होती है, A1 हमेशा A और A1 एक ही बात है, फर्स्ट टर्म को हम A भी लिखते हैं और A1 भी लिखते हैं। तो फर्स्ट टर्म है 10
अब सेकेंड टर्म दैट इज़ A2। तो A2 कैसे मिलती है? फर्स्ट टर्म में जब हम D को ऐड करते हैं तो फर्स्ट टर्म है 10, उसमें D को ऐड करेंगे तो सेकेंड टर्म मिल गई 20। नाउ थर्ड टर्म जिसको हम कहेंगे A3, कितनी होगी A3? A2 पिछले वाले टर्म में फिर से आप कॉमन डिफरेंस ऐड कर लो तो 20 + 10 30। वैसे ही फोर्थ टर्म दैट इज़ A4, A3 + D। ठीक है, पिछले वाले टर्म में D ऐड करेंगे तो 30 + 10 40। ठीक है बच्चों, तो आपकी AP कैसे बन गई? 4 टर्म्स पूछिए आपको तो ये 4 टर्म्स आ गई आपकी A1 A2 3 4। ओके, सेकेंड पार्ट है। ठीक है, इसको आप कलेक्टिवली लिखना चाहो तो ऐसे लिख सकते हो 10, 20, 30, 40 एंड सो ऑन। ओके, सेकेंड में दिया है आपको A है -2 और D गिवन है आपको 0। ठीक है, तो फर्स्ट टर्म कितनी हो जाएगी? फर्स्ट टर्म होगी आपकी -2, सेकेंड टर्म A + D दैट इज़ -2 + A या A1 लिख लो, एक ही बात है, दैट इज़ ऑल्सो -2। A3 क्या होगी? A2 में D ऐड कर लो, यानी कि -2 में फिर 0 ऐड कर लो। A4 क्या होगी? दैट इज़ अगेन A3 में D ऐड कर लो, -2 + 0 दैट इज़ ऑल्सो -2। तो देयरफॉर AP क्या बन गया आपकी? -2, -2 एंड सो ऑन। तो आपको 4 टर्म्स लिखनी है। ठीक है बच्चों, अब देखते हैं नेक्स्ट पार्ट। ओके बच्चों, नेक्स्ट पार्ट में फर्स्ट टर्म है 4 और कॉमन डिफरेंस है -3। अगेन A1 that is first term is A that is 4, then second term A2 क्या होती है? A + D। A कितना है? 4 + D कितना है? -3, तो 4 - 3 is 1। देन A3 को क्या लिखेंगे? A2 + D। A2 कितना है? 1 और इसमें प्लस कर दो D दैट इज़ -3। 1 - 3 is -2। देन फोर्थ टर्म दैट इज़ A3 + D। A3 है -2, उसमें फिर ऐड कर दो कॉमन डिफरेंस, -2 - 3 इज़ -5। तो देयरफॉर AP क्या बन गया आपके बच्चों? 4, -1, -2, -5 एंड सो ऑन। नाउ विल सी फोर्थ पार्ट। उसमें आपको फर्स्ट टर्म दी है -1 एंड कॉमन डिफरेंस दिया है 1/2। चलिए वैसे ही करना है आपका सॉल्यूशन। A1 तो आपका A ही होता है दैट इज़ -1। A2 क्या होगा बच्चों? A + D। A कितना है? -1 प्लस क्या करना है? D। एलसीएम लेंगे 2, 2 1 ज़ा 2 + 1 -2 + 1 इज़ -1, तो -1/2। A3 निकालेंगे, A3 क्या हो जाएगा? A2 + D। A2 है -1/2, इसमें प्लस करना है 1/2, -1/2 + 1/2 इज़ 0। ठीक है, समझ के ना? 2 एलसीएम आएगा, -1 + 1 इज 0, 0.2 इज 0। ओके, नेक्स्ट है आपका A4। A4 हो जाएगा A3 + D, 0 + 1/2 दैट इज़ 1/2। तो देयरफॉर AP की टर्म्स क्या आ गई? फर्स्ट टर्म -1, देन -1/2, देन 0, देन +1/2 एंड सो ऑन। तो इसी के साथ बच्चों आपका क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो गया इस एक्सरसाइज का। रिमेनिंग क्वेश्चंस देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में।